नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्टर को क्या मिलेगा, इस पर पूरे देश की नजर थी। उम्मीद के मुताबिक सबसे ज्यादा बजट रक्षा जगत को मिला। हमारा मकसद है समय पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना और खुद को और मजबूत करना। सरकार ने रक्षा बजट में भारी इजाफा किया है, जो इस बार 6.21 लाख करोड़ का है। आज हम सक्षम भारत में खास तौर से इन तमाम पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं और ये भी बात होगी कि जिस डीप टेक तकनीक की बात हो रही है उसका बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान क्यों रखा गया है और इस बजट का क्या फायदा मिलने जा रहा है आने वाले दिनों में पूरे। मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी और मेजर जनरल ए.के. सिवाच रिटायर्ड। दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और ए.के. सिवाच जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपका पहला रिएक्शन रक्षा बजट को लेकर के कैसा है आपकी नज़र में? हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा बजट है प्रांजलि। पिछली बार से ज़्यादा है, 6.21 लाख करोड़ है और 5% के करीब बढ़ोतरी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 13% जो पूरे बजट का हिस्सा है और जो पैसा मिला है मॉडर्नाइजेशन के लिए वो बहुत काफ़ी है। इस बार 1.72 लाख करोड़। देखो, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो डिफेंस बजट के दो हिस्से होते हैं, एक कैपिटल है, एक रेवेन्यू है। और जो कैपिटल है हिस्सा वो इस्तेमाल होता है मॉडर्नाइजेशन के लिए, और रेवेन्यू जो है जिसमें पे अलाउंसेज, पेंशन वगैरह, ज़्यादातर 80% के करीब आपका रेवेन्यू में चला जाता था और कैपिटल बहुत कम होता था, जो कि मॉडर्नाइजेशन। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया है मॉडर्नाइजेशन में। तो इस बार जो कैपिटल है वो 27% है, 1.2 लाख करोड़। देखें, अभी इस पे इतना मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया गया, मैं ये कहूँगा कि जो भी हथियार आने हैं, चाहे वो आर्मी के पास, नेवी, एयरफोर्स, वो सब के सब पाइपलाइन में। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हथियार मान लो नेवी के हैं, तो इसके अंदर आपको पता है MQ-9 ड्रोन जो 31 की बात हुई है प्रांजलि, वो आपको पता ही है, जो कि 16 नेवी में आएंगे और जो 15 नेवी में आएंगे और 8 आएंगे एयरफोर्स और 8 आर्मी के पास आएंगे। फिर उनको स्कॉर्पियन क्लास 3 मिसाइल, ये सबमरीन भी मिलनी है, जो कि मेक इन इंडिया होगी। और इसी प्रकार से उनके जो रफेल एयरक्राफ्ट हैं, जो कि डेक के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट लगते हैं, वो भी मिल रहे हैं नेवी को, 26 के करीब जो रफेल हैं। तो नेवी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। इसी प्रकार से अगर आर्मी की बात करो तो वो उसमें भी अगर आप देखें मॉडर्न हथियार कितने हैं। टैंक्स आ रहे हैं, जोरावर टैंक्स, एक लाइट टैंक जिसकी बात हो रही थी लद्दाख के अंदर चलने के लिए, वो अभी मिलेगा। उसके बाद आपके बाद मशीन गन आ रही हैं, टैंक, आपकी मिसाइलें आ रही हैं, आपके पास रॉकेट्स आ रहे हैं, आपके पास आर्टी गन्स हैं, नाइट विजन डिवाइस की बात हो रही है, रिमोट पायलटेड व्हीकल जिसको ड्रोन्स हैं उनके बारे में, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल करके आप काफ़ी ड्रग्स और वेपन इक्विपमेंट भेजता है, तो उस पर भी बड़ा ध्यान दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस बजट में ये है, फोकस है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को। चलिए, हम शिवाजी हम इस पर आएंगे, लेकिन हम जोड़ना चाहूँगी मैं अब चर्चा में ओपी तिवारी हमारे साथ में ही, AVM रिटायर्ड है। ओपी तिवारी, अगर मैं बात करूं सर, इस बार जो रक्षा बजट जो हमारे सामने है, अगर वायुसेना और मैं नौसेना दोनों को मिलाकर के बात करती हूं तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 70,000 करोड़ जो है वो इसका अलॉटमेंट हुआ है, जो अंतरिम बजट में, रक्षा बजट में जो प्रावधान जो किया गया है। क्या टारगेट लगे सर आपको? इस बजट का क्या मतलब लग रहा है और वायुसेना को क्या फायदा आप देखने जा रहे हैं इस बार के बजट से? देखो, अभी जनरल साहब बता रहे थे, इस प्रोजेक्ट जो ये बजट चल रहा है पिछले 10 सालों से, इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जा रहा है, ताकि हमारी एफिशिएंसी एयरफोर्स की नहीं, नेवी की नहीं, बल्कि इंडियन आर्म फोर्सेज की बढ़े। इस जो ज़्यादा ध्यान रखा गया, जैसे मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है, हमारी जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं उसका नेटवर्क बहुत चौड़ा करना है, जो यूक्रेन की वॉर से हमने सीखा है। उसका प्रायोरिटीज क्या करना है, हमें डोमेस्टिक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग को, R&D को इम्पोर्टेंस देना है जी। जैसे इस तरह बता रहे थे अभी जनरल साहब की 1.72 करोड़ जो कैपिटल प्रोजेक्ट है, उसमें से 75% रिजर्व फॉर डोमेस्टिक फर्म्स।
इसके अलावा डिप टेक्नोलॉजी की जिस तरह आप मेंशन कर रही थी 1 लाख करोड़ मार्क रखा गया है ये डिप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप्स को। नहीं, डीप टेक पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डीप टेक होता क्या है। देखिए डिप वो बताना बहुत समझाना मैं बहुत दर्शकों को जरूरी बताना चाहूंगा डिप टेक्नोलॉजी नए इनोवेशंस नए इनोवेटिव आइडिया जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको सोच के आगे लाना। ये स्टार्टअप्स हमारे टेक्निकल फील्ड में हम लोग का इंडियंस का दिमाग काफ़ी आगे रहा है, उनका पोटेंशियल हमें हार्नेस करने के लिए उनमें हमें कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है उनको स्टार्टअप को फंड करने के लिए उनको टैक्स रिबेट करने के लिए 1 लाख करोड़ जो दिया गया है ये डिप टेक्नोलॉजी में और जो इनोवेशन में जो भी काम कर रहे हैं उनको बूस्टअप करने जा रहा है। इसका इनडायरेक्ट फायदा हमारे पास आएगा, वो 1 लाख करोड़ उनको दिया गया है बट इसमें भी डिफेंस बजट का इसका फायदा होगा। बट ये कैपिटल बजट की जहाँ बात कर रहे हैं मैं बताना चाहूँगा इसमें एयरफोर्स और नेवी के जो इक्विपमेंट्स हैं जो इक्विपमेंट्स जिससे हम लड़ाई करते हैं वो महंगे होते हैं। तो कैपिटल बजट का हमेशा जो खर्चा होता है ये एयरफोर्स और नेवी में ज़्यादा होता है आर्मी की अपेक्षा। अब जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं तो काफ़ी इक्विपमेंट्स हमने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है। जैसे इस बार एयरफोर्स का बजट जिसका नियरली अबाउट 1 लाख करोड़ कैपिटल बजट एयरफोर्स के लिए है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। इसमें क्या कि जैसे हमारे जहाज़ कुछ पुराने हो रहे हैं तो इसमें हमें Su-30 को मॉडर्नाइज करना है, कुछ एयरक्राफ्ट हमें Su-30 प्रोक्योर करने हैं। MiG-29 एक अनदर मजबूत बेस है हमारा, उसमें भी एडवांस इंजन चाहिए, वो इंजन्स को लेना है हमें। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास M-32 और एवरो थे वो ऑब्सलीट मीन्स पुराने हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए C-295 का प्रोजेक्ट शुरू है, उसको प्रोक्योर करना है और उसका प्रोडक्शन भी टाटा के साथ मिलकर शुरुआत इंडिया में हो जाएगी। इसके अलावा जो LCA प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमारी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस का प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसको भी बूस्ट करना है। तो ये खाली डिफेंस के लिए नहीं है बल्कि ये बनाएंगे तो बाहर भी जाएगा। इसके अलावा कुछ मिसाइल्स का भी है। चलिए हम ओपी तिवारी जी हम आएंगे आपके पास में, उससे पहले आइए हम आपको सुनाते हैं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा बजट आने के बाद। इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। एक ही सी बात जो आपने सुना, राजनाथ सिंह का कहना है कि बहुत ही अच्छा बजट और इसका फर्क दिखेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जो हमारे जो दर्शक हैं अगर जिस 6.21 लाख करोड़ की हम बात करें क्योंकि बिलियन में लोगों को ज़्यादा समझ में आता है तो $75 बिलियन जो है वो बजट में घोषणा किया गया है, आवंटन किया गया है। लेकिन जब तक उस बजट का स्कीम्स को फ़ायदा नहीं होता है शिवाज जी तब तक उसका कोई फ़र्क समझ नहीं आता। इस बार नौसेना की स्कीम के लिए खास आवंटन किए गए हैं, जैसा कि तिवारी सर बता रहे थे कि वायुसेना के लिए किया गया है क्योंकि वायुसेना को के जो इंजन प्रोजेक्ट्स जो हैं वायुसेना को एयरक्राफ्ट भी चाहिए, उसके लिए भी ऑलमोस्ट 40,778 करोड़ रुपए जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। और नौसेना के लिए जिस तरीके से राफेल एम चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए सर, हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, हमें डेक चाहिए, हमें पानी पर खुद को और मजबूत बनाना है जो ताज़ा हालात है। और आपको ज़रूर ये बात मानना होगा कि जो चुनौतियां इन दिनों हमारे साथ में समुद्र में है उससे निपटने के लिए आपका नज़रिया इस पर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बड़ी थ्रेट आपको आएगी समुद्र से। और इंडियन ओशन जो है आज 60 से 70% जो ट्रेड है वो वहाँ से जाता है, आपकी सप्लाई लेन वहाँ से। अगर आपने उसको प्रोटेक्ट करना है तो आपकी नेवी सक्षम होनी चाहिए, आपके पास नेवी ऐसी होनी चाहिए जो कि वाकई ब्लू वाटर नेवी है। अभी आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो विक्रमादित्य और INS विक्रांत, तो अभी आगे तीसरे की बात हो रही, तो आपको 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए। अगर आपको अपनी, क्योंकि आप देखो मलक्का स्टेट से लेके जिबूती तक का जो इलाका है आपने वहाँ पर डोमिनेट करना है और आपने प्रोटेक्ट करना है। और मुझे लगता है भारत की नेवी की सबसे बड़ी खसूसियत ये रही है कि जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत है उसके अंदर नेवी सबसे आगे रही है। क्योंकि जितने भी ज़्यादा, अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि जो INS विक्रांत है वो भारत ने खुद बनाया, तो ये भी बड़ी काबिल तारीफ बात है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया जो कि 15-20 साल पहले
कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी प्रकार से आज हम सबमरीन भी बना रहे हैं, आज हम शिप्स भी बना रहे हैं, और आज हमारे अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है कि अगर आप ये देखें जो कि हौती रेबल के बीच में जो लड़ाई चली हुई है रेड सी के अंदर, और सी पायरेट्स हैं जो कि सोमालिया के, उसको मद्देनजर रखते हमने 11 जो शिप्स भेजी हुई हैं। भारत ने सबसे ज़्यादा समुद्र के अंदर शिप भेजी हुई हैं, और भारत एक प्रकार से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गया है वहाँ पर, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। मैं यही बताना चाहता हूँ प्रांजलि कि नेवी का महत्व बढ़ता जाएगा, और इसीलिए हम क्वाड का हिस्सा है। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक अगर चाहिए आपको, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए अगर आपको समुद्र में, तो आपकी नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए, और इसके लिए आपको पैसा चाहिए, और इसके लिए आपको मॉडर्नाइजेशन। पर काबिल तारीफ इस गवर्नमेंट की ये रही है कि जो सामान अब हम पहले बाहर से लेते थे, अब वो भारत में बनने लगा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। एक और इंपॉर्टेंट चीज प्रांजलि हमें देखना पड़ेगा कि पहला ऐसा समय था कि हम 70 से 80% अपने हथियार जो थे वो बाहर से खरीदते थे, और 20% के करीब ही हम बनाते थे, मगर अब वो बिल्कुल बदल गया है। अब हम 40 से 50% के करीब हथियार खुद बनाने लगे। हमारा जो कांसेप्ट है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर वर्ल्ड। अगर मैं गिनवाऊं आपको, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको फिलीपींस भी ले रहा है, इंडोनेशिया ले रहा है, साउथ अफ्रीका कर रहा है, अर्जेंटीना की बात हो रही है, तेजस मार्क LCA जो आपका मार्क 1 अल्फा, उसकी बात हो रही है, दूसरे देश खरीदना चाहते हैं। आपके नाग मिसाइल हैं, आपके अग्नि मिसाइल है, आपके जो स्वाति रडार है, आपके ATAGS एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम जो कि भारत ने सबसे अच्छा बनाया वर्ल्ड में, 48 किलोमीटर उसकी रेंज है, उसकी डिमांड बहुत है। मैं सर आ रही हूँ तिवारी सर, जब बात हो रही है मेक इन इंडिया की, तो क्यों ना C295 की बात की जाए, जिसका इंडक्शन अभी बिल्कुल हाल में हुआ है, परिवहन विमान है। और देखिए हमारी मतलब कितना हमारे अंदर आत्मविश्वास है कि हम टाटा के साथ इससे अब हमारा जो प्लान है वो सारे जो परिवहन विमान है वो भारत में बनेंगे। ओरिजिनली देखो, ये इसमें जैसे अभी 16 जहाज हम स्पेन से लेके आ रहे हैं, 40 हमें ही बनाना है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे पास क्षमता पहले भी थी जहाज बनाने की। 1971 में भी एयरफोर्स ने और लोगों ने मिलकर एक मारूत जहाज तैयार किया था, जो 71 में लड़ाई की थी। लेकिन ओवर ए पीरियड हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो लोगों ने, सरकार ने नहीं दिया था, बनाने की शक्ति नहीं थी। लेकिन अब देखिए हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं दिया था सर। हाँ, मतलब बनना की क्षमता थी, आगे बढ़ने नहीं दिया। पैसा मिलेगा तभी तो, क्योंकि रक्षा का मतलब आपको बिना पैसे के आप नहीं चल सकते। नहीं, बट आप देखो जैसे इवन 2013 से 2020 तक का बजट की बात रहा हूँ, तो पैसा हमेशा बजट अलॉट किया जाता था, पैसे दिए जाते थे। लेकिन ये जहाज को बनाने में और जहाज खरीदने में, और ये खरीदने जो पैसा खर्च किया था हमने डेवलपमेंट में खर्च किया होता तो हमारे पास जहाज पहले भी तैयार हो गए थे। ये विश्वास नहीं था। ये तेजस प्रोजेक्ट जो बहुत पहले शुरू हुआ था, कितने सालों से ठप पड़ा हुआ था, ये जब बुश दिया गया सरकार की तरफ, जब बुश दिया गया कि हम बना सकते हैं, लोगों में क्षमता दे सकते हैं। अब जैसे जब लोगों की पोटेंशियल कब हार्नेस की जाती है, जब उनके ऊपर विश्वास पैदा किया जाता है। ये हमने उसमें चंद्रयान में भी देख लिया, वैक्सीन में भी देख लिया, जब लोगों के ऊपर विश्वास पैदा किया, दे केम आउट ऑफ इट। इस तरह से भारत की क्षमता, ये जो बजट है ये पूरा होलसेल में। सर अब मुझे तो ये तो समझाइए कि ये जो 40,778 करोड़ जो कि एयरक्राफ्ट और इंजन जो प्रोजेक्ट है, जो मैंने स्कीम की बात की, क्योंकि बजट में स्कीम्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो अगर मैं वायुसेना की बात करूं, एयरक्राफ्ट और इंजन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा टारगेट है। क्या मतलब है इन पैसों का सर, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या आपको आगे प्लानिंग क्या दिख रही है? हमारे पास एयरक्राफ्ट बनाने की करीब करीब सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। डेवलप ही नहीं किया, हम आगे हैं, बहुत आगे हैं। एक ही थोड़ा सा समस्या जो रहा इंजन टेक्नोलॉजी में, वो थोड़ा हम फ्रांस के ऊपर, अमेरिका ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है। तो इसलिए इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, उनको हार्नेस करने में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। वो हमने शुरुआत कर दी है एडवांस इंजन, MiG-29 के एडवांस इंजन में। अभी हमारे पास काफ़ी जहाज जो MiG-21 है, बाइसन है, सारे ऑब्सोलीट हो रहे हैं, उनको निकलना है। तो अब हम ना खरीदने की तरफ नहीं जा रहे हैं, खरीदने में हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। अब हम तो जहाज यही बना रहे हैं कि तेजस मार्क 1A मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने एक वो बना लिया, हिंदुस्तान ने और इंडियन एयरफोर्स ने एक कैलेंडर बना लिया है कि हम कब इसका डेवलपमेंट शुरू करेंगे, कब इसको इंक्लूड करेंगे और कब जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा प्रोसेस। और जो ये हमारा एक्सपेंडिचर जो होगा, ये खर्चा जो होगा जब जहाज का होगा, ये हमारे इंडिया में होगा, ये बाहर नहीं जाएगा। ये जहाज को खरीदने के लिए जो पैसा बाहर भेजते थे वो बाहर में होगा। तो इसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट होगा। अभी देखिए जैसे भारत, अभी फिलहाल इस बजट में हमने 13% इसका जो तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस में दिया है। ठीक है, फिलहाल
चाइना भी देता है, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट जो है भले ही 7% है, बट 13% हमने इंडिया को दिया है। तो 13% देने के बावजूद ये हो रहा है कि हमारा जो ग्रोथ एवरी ईयर 30 to 45,000 करोड़ रुपये हमेशा डिफेंस बजट में बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट इस बजट का मैं इसी पसंद कर रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ इंटीग्रिटी इतने ढंग से बनाया गया है कि ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा बॉर्डर रोड्स के लिए। बॉर्डर रोड्स के लिए 6,500 करोड़ एलोकेट किया गया है। इसका बेसिकली पर्पज ये है कि हम बॉर्डर्स में, चाइना बॉर्डर पे जो हमारे एयरफील्ड्स हैं, न्योमा है, उसको डेवलप करेंगे। ये बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि हमारी मोबिलिटी तेज हो सके। इसके अलावा कई टनल्स हैं, 2-3 टनल्स है हिमाचल में, जवाब साहब बताएंगे, हिमाचल और अरुणाचल वो टनल्स बनेंगी। बिहार तो बहुत अच्छा काम कर हाँ, रही है। इसी बिहार टनल हमें इंफ्रा पे चाइना को बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये जो बजट है लोकेशन है 160% मोर देन द व्हाट इज देयर 21-22। ये जहाँ मतलब ज़्यादा मीनिंगफुल बजट एलोकेट किया गया है ताकि हमारी जो एफिशिएंसी ज़मीन पर हमारी मजबूत बढ़े। एक कारण बस एक प्लान, एक सोचे समझ तरीके से और अच्छे तरीके से बजट एलोकेशन किया गया है। बिकॉज बॉर्डर रोड्स का इंपॉर्टेंस जी श्रीवास्तव नहीं, मैं आगे बढ़ूँ सर, मुझे डीप टेक आपसे भी समझना है। डीप टेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा जब आप प्राइवेट कंपनियों को मौका दे रहे हैं, वो भी बहुत उनकी भार को कम करते हुए, क्या मतलब है? देखो, दो तरीके हैं प्रंजलि जो इस बजट के अंदर दो चीज़ें की हैं। एक तो डीप टेक्नोलॉजी में 1 लाख करोड़ रुपए ईयर मार्क किया है, और एक किया जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी हद तक टैक्स के ऊपर रिलैक्सेशन मिलेगा। देखो, सच्चाई है अगर आपको क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर बनाना है तो आप जब भी बना पाएंगे। आपके स्टार्टअप्स या मान लो कंपनीज, अगर उनको कोई बेनिफिट दोगे, इतना आसान नहीं होता इनको ये नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और करना। इसके अंदर R&D पे बहुत पैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो 1 लाख करोड़ रुपए जो पैसा दिया है, कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया गवर्नमेंट ने, आप करो, हम पैसा आपके साथ लगाएंगे। पर कह रहे हैं कि इस बार तो R&D के लिए थोड़ा बजट कम हो गया है। नहीं, R&D की वो दूसरी बात है। ये 1 लाख करोड़ में जो बात कर रहे हैं आपको डीप टेक्नोलॉजी की, इसके अंदर और दो बातें। दूसरा, आप देखो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने रिलैक्सेशन दिए। जो स्टार्टअप्स हैं उनके टैक्स नहीं लगेगा 5 साल के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक नज़रिया है गवर्नमेंट का कि भाई हमने अपनी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप करनी है, हमने हथियार भारत में बनाने हैं, और हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी कम करते जाएंगे। और अब जहाँ से जो सामान हम नहीं बना सकते उसको भी हम जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आपको मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि M777 अल्ट्रालाइट हाउजर जो हमने गन्स खरीदी थी अमेरिका से, तो उसको अभी आपका महिंद्रा डिफेंस बना रहा है इंडिया में। इसी प्रकार जो K9 वज्रा है हमने साउथ कोरिया से खरीदा, उसको L&T बना रहा है। और इसी प्रकार से ये जितने भी हथियार अब बात हो रही है, जो ओपी तिवारी साहब भी बता रहे थे कि देखो भारत अब ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना रहा है। हमारी प्रॉब्लम थी इंजन की। जो G414 इंजन हमने लिया है अमेरिका से, जो LCA Mark 1 अल्फा और 2 के लिए लगेगा, वो उसमें देखो चीन भी नहीं बना पा रहा है। चीन 4 ही देश हैं जो बना पा रहे हैं इंजन को। तो भारत मुझे लगता है आने वाले समय में ज़्यादातर हथियार खुद बनाना पाएगा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट माननी पड़ेगी प्रंजलि इसमें, कि जो पैसा बॉर्डर रोड्स को दिया, जो बता रहे थे 6,500 BRO के लिए, जो बॉर्डर रोड्स को जो ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, उसके अंदर तो गेम चेंजर है। क्या है गेम चेंजर? एक तो आप सिंकुला जो टनल बना रहे हैं, जो 3rd कनेक्टिविटी आप ले को दे देंगे, वो जो दारचा और पदम नीमू से सिंकुला 4.1 किलोमीटर बनेगी। दूसरा, भारत एक ऐसा देश है जिसने ग्लेशिएटेड ट्रेन के अंदर सड़क बना दी है, ससोमा से सेसरला, और वो जाएगी DBO तक। क्योंकि DBO में जो अभी रोड है उसको लगता है कि कि चीन कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकता है, तो हमने उसके लिए ऑल्टरनेट रोड भी बना दिए। और इसके अलावा जो नोएमा एयरफील्ड की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बॉर्डर रोड ने किया है, ये मॉडर्न विलेजेस बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, टनल्स बनाई जा रहे हैं, ब्रिजेस बता रहे हैं। ये एक जाल बिछ गया है पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। ये काबिल तारीफ है कि आज तक जो डेवलपमेंट हमने सोची नहीं थी, उससे हुआ क्या है? आपका टूरिज्म बढ़ा है, आपका जो एक प्रकार से रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा है, मेडिकल टूरिज्म वहाँ पर बढ़ा है, उसके बाद वहाँ पर लोगों को एक प्रकार से काफ़ी हद तक काम मिला है। जहाँ लोग पलायन कर देते थे वहाँ से, अब वहीं रहने लगे। इसमें भी बहुत बढ़ोतरी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि जो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रकार से अब मॉडर्न हथियार आपको मिल रहे हैं, वो हथियार जो कि एक डिफरेंस करते हैं जवान का ऑन ग्राउंड, उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाए। जो स्मॉल आर्म्स वेपन्स हैं, नाइट विजन
फ्यूजन डिवाइस हैं, आपकी मिसाइल्स हैं, आपके रॉकेट्स हैं, आपकी मशीन गन्स हैं, ये सारी की सारी मॉडर्न हो गई हैं। दूसरा ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि MQ-9 ये जो 31 ड्रोन मिले हैं हमें, ये इसमें कोई शक नहीं, ये ड्रोन भी गेम चेंजर हैं जो अभी हमें मिल गए हैं, US से मिलेंगे। इसके अलावा हम ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में बना रहे हैं और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में लगता है भारत एक सबसे आगे जा रहा है। हमने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान या चीन ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, स्पेशली पाकिस्तान जो कि ड्रग्स भी भेजता है, वेपन अम्यूनिशन भी भेजता है, उसको हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से नलीफाई करें। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये जिस प्रकार से सोच विचार है इस जो बजट का, ये बजट गवर्नमेंट ने ये देखा है कि तीनों का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तालमेल होना और इनको मॉडर्नाइजेशन होना, उसके लिए एक रोड मैप बना दिया है। और दूसरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत खुद बढ़ाएगा। शिवास सर, मैं आ रही हूँ आपके पास में। ओपी तिवारी सर, GDP पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है क्योंकि जब घर का पैसा घूम करके जब घर पे ही आएगा तो उससे इकोनॉमी बहुत बूस्ट होगा। अंतरिम बजट का जब सबसे बड़ा हिस्सा अगर डिफेंस को दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें हमारी रक्षा से देश को बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा खर्चा, हमारा जो ज़्यादा खर्चा था आर्म्स इंपोर्ट में था, आर्म्स खरीदने से ज़्यादा खर्चा होता था, और सेकेंडली पेट्रोल का था। ये दो चीज़ें थी जहां हमारे मैक्सिमम खर्चे हुआ करते थे। अब इंडिया का ग्रोथ हो रही है, इंडिया का ग्रोथ इज एट 6.87% पे चल रहा, लेकिन जो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इसमें हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं 13%, ठीक है। लेकिन ये जो पैसा है 13% जो एक्स्ट्रा डिफेंस में खर्च हो रहा है वो इंडिया के अंदर ही रहेगा पैसा, ये यही हो रहा है। वो डीप टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे थे सर, जैसे ड्रोन का, बाकी इनोवेटिव आइडिया जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड में, उनको बूस्ट किया जाएगा ताकि लोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम जो जहाज़ खरीदेंगे, जो भी पैसा होगा अपने पास ही होगा, और ये जहाज़ बनेगा, जहाज़ बिकेंगे भी। जैसे G20 में इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, तो हमारी ये वेपन्स जो भी बनाएंगे इसका मार्केट कौन सा होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होगी या अफ्रीकन कंट्रीज होगी। तो ये हमारे लिए बहुत रेवेन्यू लेके आएगा। जैसे हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी जिस रेट से बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारी इनकम हो रही है GDP की, और बहुत तेज़ बढ़ेगी, और उसमें जैसे हम 1.92% अब GDP का डिफेंस में लगा रहे हैं, उसमें अगर इतना अमाउंट पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बजट होगा। और ये जो पैसा पूरा इसी साइकिल में घूम रहा है, डिफेंस बजट का जो काफ़ी कुछ पैसा यहीं घूम रहा है, इसी तरीके से हमें ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, हर तरीके से दिखाई पड़ रही है। और प्लस जो इमीडिएट थ्रेट है चाइना बॉर्डर पे, चाइना भले ही हमसे 3 टाइम्स खर्च करता है, लेकिन उसकी डिफेंस के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। उसको कई अपने जहाज बनाने हैं, वो भी जहाज बना रहा है, लेकिन चाइना को दबा के रखना, तो एयरफोर्स को एक मजबूत करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो वायुसेना को चाहिए, हाँ, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो वायुसेना लेकर के जाती है। वही मैं बात करना चाहूंगा कि अगर 62 वॉर में भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया होता कि हम एयरफोर्स यूज करेंगे, तो ये सिचुएशन, ये 62 का वॉर का रिजल्ट ये नहीं होता, क्योंकि हमारे जो एयर बेसेज हैं वो सी लेवल पर हैं, वो फुल आर्मामेंट लेके एयरबोर्न हो सकते हैं और 20-25 मिनट की फ्लाइंग टाइम करके उनको बॉम्ब ड्रॉप करके वापस आ सकते हैं। जबकि चाइना के पास ये एडवांटेज नहीं है। चाइना के एयरफील्ड 10,000 फीट पर है, तो उनकी बॉम्ब कैरिंग कैपेसिटी 1/3 हो सकती है। तो एयरफोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा ताकि चाइना दबा रहे। जिस तरीके से उन्होंने 2021 और 19 में जो भी शरारत की थी, उसके लिए BRO, बॉर्डर रोड्स और एयरफोर्स को मजबूत करना एक अत्यंत आवश्यक है। इसका ध्यान बखूबी अच्छी तरीके से रखा गया है ताकि चाइना अगली बार से मुंह खोल न सके। ये तो बेसिकली मैं तो कहूँगा चाइना स्पेसिफिक, चाइना को टारगेट करने के लिए, बिकॉज हमारा मेन टारगेट है ये चाइना बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए। तो इसको शांति तभी बनी रहेगी जब हम सक्षम होंगे, उससे मजबूत होंगे। उस रास्ते में ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। शिवास सर, अमेरिका, चीन, रशिया और भारत चौथे नंबर पर हम आ रहे हैं अगर इस बार के बजट की बात करें। क्या उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि बार बार ये सुनने को मिलता है कि कब हम $100 बिलियन तक पहुंचेंगे, कब हमारा बजट पहुंचेगा। हालांकि एक लमसम टाइम 3 साल का बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये जो एक टाइम फ्रेम और एक जो ये अमाउंट तय किया गया है, आपको लग रहा है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद भारत की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएंगी, जो एक $100 बिलियन का हमने टारगेट रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल। देखो, सच्चाई यह है कि ये समझना पड़ेगा व्यूअर्स को कि किसी देश की मिलिट्री स्ट्रांग नहीं हो सकती जब तक उसकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं। और भारत एक ऐसा देश है, आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और आने वाले 3-4 साल में हमारी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। और आज हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम 3rd बनेंगे, फिर 2nd भी जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यही है कि हम जो हैं बड़े सिस्टमेटिकली
चल रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए। हमारी इकॉनमी बढ़ती जा रही है और इसके कारण हमें पैसा मिल रहा है और इसके कारण हमें मॉडर्नाइजेशन करने का मौका मिल रहा है। और मॉडर्नाइजेशन में हम ध्यान दे रहे हैं कि अब हम हथियार बाहर से नहीं खरीदेंगे क्योंकि सारा पैसा बाहर चला जाता था। अब हम पैसा अपना अंदर इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी देश की, उसके बाद लोगों को जॉब मिलेगी। और यही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ये जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है ये बहुत सक्षम है और हम करके दिखा रहे हैं। किस प्रकार से आज हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, किस प्रकार से आज आप तेजस मार्क 1 अल्फा की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अग्नि है, पृथ्वी है, आपकी नाग मिसाइल है, आपका स्वाति रडार है। और इसके साथ साथ आज ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए आप कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे मैं बता, मुझे लगता है नेवी ने जिस प्रकार से इंडियनाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी नेवी इतनी सक्षम होगी और उसका ज़्यादा श्रेय जाएगा कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में, और इससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों का तालमेल और तीनों मॉडर्नाइज हो रही हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। जिस प्रकार से तिवारी साहब बोल रहे थे, एयरफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपने दुश्मन देखना है चीन को, आज आपके पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, उसके बाद आपके पास अपाचे अटैक रफेल के 2 स्क्वाड्रन आगे, और उसके बाद आपके तेजस मार्क 1 A1 अल्फा आएंगे। तो ये देखें आप एयर पावर पर कितना ध्यान दे रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। मिग 29 के नए इंजन लगा रहे हैं, सुखोई 30 MKI है, उसके 12 जहाज और खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से नेवी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन की तरफ जाएं, आप अपनी रीच को बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें कि इस गवर्नमेंट का फोकस है कि मॉडर्नाइज करनी है तीनों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों मॉडर्नाइजेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में हो, आत्मनिर्भर भारत। ये सोचने वाली बात है सर। अगर मैं अपने नौसेना की बात की, ओपी तिवारी साहब, अगर हम नौसेना की बात करते हैं तो अभी देखिए ना सर, प्रोजेक्ट 75 हो या फिर P-17 अल्फा प्रोजेक्ट हो, जिसके तहत अभी हमें हाल में ही महेंद्रगिरी को भी लॉन्च कर दिया गया है और 3 से 4 सालों में कमीशन हो जाएगा। ये वही नौसेना है जो इतने बड़े बड़े स्कीम्स को हमारे शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर के कर रही है। सर, इससे पहले ये चीज़ें संभव क्यों नहीं हो पा रही थी? और हमारी संसद टीवी ने MDL के जो CEO हैं उनसे बात किया तो उन्होंने ये भी इस बात को लेकर के उन्होंने बिल्कुल बताया है कि हम आगे भी नौसेना के साथ मिलकर के ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं। देखो अंजलि, नेवी का जो था ना, ये शिप बनाने का ये जो प्लान था, ये थोड़े से पहले से अच्छा था। मैं बता रहा हूँ 47-48 के बाद से उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन जो पेस बढ़ा है, जो बूस्ट मिला है, भाई हम कछुए की चाल से चल रहे थे, लेकिन कछुए की चाल से हम कब तक चलेंगे? चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, चाइना कहाँ पहुँच गया? और हम 47 उसके पहले आज़ाद हुए थे, हम उसके पीछे 1/3 1/4 पे चले जा रहे थे। तो जो बूस्ट जो मिला ना, इंडियंस में कैपेबिलिटीज़ तो हमेशा थी, बिकॉज वही इंडियंस अमेरिका में जाके हर जगह काम कर रहे हैं, बिकॉज उनका पोटेंशियल था ऑलरेडी। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं काम कर रहे थे? बिकॉज उनको मोराल बूस्ट करके, उनका मोटिवेशन बढ़ा के हमें काम अपने हिंदुस्तान के लिए करना था। तो इस तरीके से नेवी का देखिए, पिछले साल भी जरूरत थी तो कुछ एडिशनल अलॉटमेंट किया था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नेवी ने प्रोक्योर कर लिया था तुरंत। तो जब भी ये देश, जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे कि जब भी एक्स्ट्रा कोई जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट हमेशा आउट ऑफ वे जाके एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 6.21 जो है इतने में खर्चे में होगा। जी बिल्कुल, ये सबसे अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि जो बजट होता है जरूरी नहीं है कि उतना ही बजट है, जितनी जरूरत या फिर समय पड़ने पर किसी भी जरूरत के लिए सरकार अलग से रक्षा के लिए पैसा रखती है कि तीनों सेनाओं में से कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। सर, अंत में सिवा सर आपसे सवाल, अंतरिम बजट ऐसा है, पूर्ण बजट कैसा होगा रक्षा को लेकर के, क्या है उम्मीद आपकी? देखो, मैं तो ये कहूँगा प्रांजलि, ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, और बहुत विश्वास है इस गवर्नमेंट पे कि डिफेंस के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत, और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब हम हथियार बनाने लगे और हथियार बेच के हम जिस प्रकार से पैसा कमा लेंगे, अभी 25,000 करोड़ की बात हो रही है अगले साल में कि हम कमा पाएंगे अपने हथियार बेच के। मुझे लगता है कि ये बदला हुआ भारत है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला अंतरिम बजट ऐसा है, पूर्ण कैसा होगा? अंतरिम बजट है तो ये इलेक्शन रिजल्ट तो करीब हमें पता है क्या होने वाला है। अंतरिम बजट है, फाइनल बजट में मींस ये क्लियर कट किया गया कि और स्कोप है इसके अंदर, और सरकार के पास और स्कोप है कि और पैसा एलोकेट कर सकती है और आगे बढ़ सकते हैं। और बेसिकली जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें पुश आएगा।
वो ज़्यादा पुश आएगा। प्लस ये डीप टेक्नोलॉजी का जो पुश है, ये ना मॉडर्न वॉर में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं। जैसे स्वाति रडार की बात कर रहे थे, ये पर्टिकुलर रडार जो इंडिया ने बनाया था वो लोकेट करता है, कि डिसाइड करता है कि वो जो फायर आ रही है सामने से वो कहाँ से आ रही है। ये किसी के पास भी नहीं था। इसकी कमी हमने महसूस की थी कारगिल वॉर में, जो पहाड़ के पीछे से फ्लाई कर रहे थे। तो ये डीप टेक्नोलॉजी से इनोवेटिव आइडिया पुश करने के लिए हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट आ जाएंगे जो सस्ते भी होंगे, मजबूत भी होंगे, और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। आगे और हमारा बढ़ेंगे, क्योंकि बजट हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अहम जानकारियाँ मिली हैं हमें, और हमने समझा है रक्षा बजट का असल मतलब क्या है, इसका क्या फ़ायदा जो है पूरे देश को मिलने जा रहा है। और फायर पावर, जो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग 2024 की बात करें तो उसमें भारत अब काफ़ी आगे निकल चुका है, जिसका सपना पूरा देश देख रहा है। और उम्मीद है कि इस बजट का फ़ायदा आगे आने वाले समय में तीनों सेनाओं के लिए देखने को मिलेगा। आज के लिए सेक्शन भारत में इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी।